हेलो, नमस्कार। आप देख रहे हैं बाल विकास की पेडागोजी की ये सीरीज चल रही है हमारी। यहाँ हमको देखना है और क्वेश्चनों को सॉल्व करना है। हर बार जो परीक्षा में पूछे जाने वाले आपके पेपर हैं, यह सीरीज चल रही है। हम यहाँ आप धीरे-धीरे इन चीज़ों को पढ़ेंगे तो आपका एक शब्दकोश है जो बढ़ता जाएगा। निम्नलिखित में से कौन-सा चिंतन अनुसंधान से संबंधित है? अनुसंधान से। परंपरागत चिंतन, विकेंद्रित चिंतन, वैज्ञानिक चिंतन, उपर्युक्त में से कोई नहीं। राइट ऑप्शन आपका होगा वैज्ञानिक चिंतन। जो वैज्ञानिक चिंतन है, वो चिंतन हमारा कैसा चिंतन है? एक अनुसंधान का चिंतन है। अनुसंधान में ही तो वैज्ञानिक कार्य होते हैं आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अवधान के आंतरिक अथवा व्यक्तिनिष्ठ निर्धारक हैं। अवधान क्या होता है? पहले हम इसे समझेंगे। अवधान होता है ऐसी कोई चिंतन करना जो हमारे हमारे क्या है, हमें गहराई से करना पड़े, हमें ध्यान से सोचना पड़े और उस पे इतना चिंतन लगाना पड़े कि हम उस समय दूसरा कार्य भूल जाएँ। दूसरा कार्य करना भूल जाएँ, सिर्फ़ उसी पर ध्यान हो। ऐसे आप गॉड से प्रे करते हो, भगवान से पूजा अर्चना करते हो, तो वहाँ सब भूल जाते हो, सिर्फ़ एक ही चीज़ करते हो। और कभी-कभी एक मज़ाक के अंदाज में कि आप पैसे गिन रहे होंगे, तो आपको कभी माला फिर रहे होंगे, तब भी आपका ध्यान भटक जाएगा। मगर आप पैसे गिनोगे ना, तो आपका ध्यान नहीं भटकेगा, आप हाल गिन लोगे कि कहीं ध्यान नहीं भटकेगा कि 1, 2, 3, 4 कितने नोट हैं ये। तो यही होता है अवधान। अवधान का मतलब है कोई भी कार्य को इतनी गहराई और चिंतन से करना कि ध्यान ना भटके। तो हमें पूछा है अवधान के आंतरिक अथवा व्यक्ति निर्धारक क्या होते हैं? रुचि होता है, लक्ष्य होता है, अभिवृत्ति होती है, उद्दीपक, वस्तु, प्रविधि, प्रकाश, ध्वनि, गंध, पुरस्कार, दंड, कृतोसायन। यह राइट ऑप्शन आपका ए होगा। जब में रुचि होगी, जो काम हम रुचि से कर रहे होंगे, हम पैसे अपनी रुचि से गिनते हैं, तो वहाँ ध्यान नहीं। हमारा लक्ष्य होता है कि इन पैसों से हमें कुछ करना है, हमें मोटिवेट होते हैं कि हमें ये पैसे कहाँ से आए, कैसे खर्च करना है, तो अभिवृत्ति होती है। ये चीज़ें आपकी राइट हैं। आपका ए ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अच्छी स्मृति की विशेषता क्या है? शीघ्र पुनः स्मरण, शीघ्र पहचान, अच्छी धारणा, ये सभी। राइट ऑप्शन आपका डी है। आपको पता है एक अच्छी स्मृति क्या होती है? बच्चा शीघ्र ही पुनः स्मरण कर लेगा, शीघ्र ही पहचान कर लेगा, अच्छी धारणा हो गई उसकी, ये सभी। राइट ऑप्शन आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निगमन आत्मिक तर्कणा में शामिल है। सामान्य से विशिष्ट की ओर तर्कणा, विशिष्ट से सामान्य की ओर तर्कणा, ज्ञान की सक्रिय निर्माण, पुनर्निर्माण, अन्वेषण, सीखना और स्वतः खोज परख संबंधी पद्धतियां। पहले हम यहाँ निगमनात्मक समझेंगे। निगमनात्मक यहाँ क्या करते हैं? फिर नियम से उदाहरण की ओर चलते हैं, सामान्य से विशिष्ट की ओर चलते हैं। बच्चे को है ना, पहले क्या करेंगे? पहले बच्चे को एक पूरा पेड़ समझाएंगे, सामान्य का पूरा पेड़। फिर धीरे धीरे फिर उसकी पत्तियों के बारे में बताएंगे, फिर जड़ के बारे में बताएंगे। तो पहले सामान्य चीज समझाएंगे, ये निगमन आत्मिक होता है। उदाहरण में क्या होता है? जो आपकी आगमन आत्मिक होती है, उसमें पहले उदाहरण आएगा, फिर आपका नियम आएगा। तो यहाँ पहले नियम आता है, फिर उदाहरण आता है। तो आपका राइट ऑप्शन यहाँ आपका क्या होगा? ये सामान्य से विशिष्ट की ओर तर्कणा करने वाली जो विधि है, वो निगमन आत्मिक आपकी विधि है। राइट ऑप्शन आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आउट ऑफ द बॉक्स चिंतन किससे संबंधित है? यहाँ हम समझेंगे आउट ऑफ द बॉक्स क्या होता है। आउट ऑफ बॉक्स मतलब खुले विचार। खुले विचार, यहाँ कोई बंद नहीं है, बॉक्स से आउट है। जब बॉक्स से आउट का आप देखेंगे, यह होता है आपका अनुकूलन चिंतन, तो आपको पता ही अलग होता है। और स्मृति आधारित चिंतन ये है नहीं है। अपसारी चिंतन और अभिसारी चिंतन, दो चिंतन है आपके जी। अपसारी चिंतन और अभिसारी चिंतन क्या होते हैं? ऐसे भी हमने निगमन आत्मिक और आगमन आत्मिक के बारे में समझा, ऐसे ही आप इनके बारे में समझें। अपसारी चिंतन वह होता है जहाँ बच्चा खुलकर पढ़े, खुलकर जो उसे अच्छा लगे वो करे। बच्चे को तर्क करने का टाइम मिले, बच्चे को सोचने का टाइम मिले। बच्चे को ऐसा मिले कि आप बच्चे से बोलो कि आप तो हमें 14 बना के दो, कितने भी अंकों से 14 बनाओ, बताओ कितने कितने नंबर से 14 बन सकता है? बच्चा कहेगा 7 2 7 14 है, बच्चा कहेगा 8 6 14 है, बच्चा कहेगा 10 4 14 है, बच्चा कहेगा 11 13 14। वो कितने प्रकार से 14 आ सकता है। और आप उससे कहोगे 7 और 7 कितने होंगे? अब उसमें क्या सोचना, वो तो 14 ही होंगे। तो क्या कर रहे हो आप? 7 और 7 14 नहीं होंगे। जैसे आपने कहा 7 और 7 कितने होंगे, तो बच्चा कहेगा 14।
14 होंगे तो जे क्या हो गया आपका? जे आपका हो गया अभिसारी। क्या हो गया? अभिसारी। एक बंद अंत वाला, आज आपसे अपसारी पूछा है, कल आपसे अभिसारी भी पूछ सकती हैं। ये होता है एक बंद अंत वाला पेपर, बंद अंत वाला क्वेश्चन, बंद अंत क्वेश्चन, बंद अंत क्वेश्चन होता है। यहाँ बंद है जो बॉक्स, यहाँ बच्चा कुछ नहीं सोच सकता। आउट ऑफ द बॉक्स में क्या कर रहा है बच्चा? अपनी समझ, अपनी तर्क लगा रहा है, अपना चिंतन कर पा रहा है, वह आपका अपसारी होगा। अपसारी एक खुले विचार होते हैं, अभिसारी एक सीमित जगह में रहकर सीमित काम अपना होता है, जो बच्चे बड़ी क्लासों में करते हैं, करना पड़ता है, तो वो अपसारी होगा आपका। अभिसारी होगा, अपसारी खुला होगा, आउट ऑफ द बॉक्स। सी ऑप्शन आपका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हम ये सोच रहे हैं आपके जल्दी जल्दी पढ़ लोगे, आप जल्दी लग जाएंगे, तो आपसे क्या होगा कि आपको ये लगेगा कि मैंने आध घंटे में 20 मिनट में ये चीजें कर ली। फिर आपको एक बार नहीं हो तो जल्दी जल्दी स्पीड करके दोबारा और रिवाइज कर लिया करो, तो आपको ये बहुत अच्छी याद हो जाएंगे, कभी भूलेंगे नहीं। ध्यान को केंद्रित करने की आंतरिक दिशा क्या होती है? अवधि है, नवीनता है, आकार है, रुचि है। आपने कभी देखा होगा, अभी अभी भी क्वेश्चन आया था। ध्यान केंद्रित करने की जो आंतरिक दिशा है, हमारा ध्यान, ध्यान हम वही आंतरिक कर पाते हैं, ध्यान हमारा वही लगता है। कहते हैं ना पहला प्यार, क्या होता है जी? मतलब बचपन, बचपन में हर चीज अच्छी लगती थी, हर चीज खुशी मिलती है, जहाँ हमारी रुचि होती है, जहाँ हमारी रुचि होगी वहाँ हमारा ध्यान लगेगा। तो राइट ऑप्शन आपका होगा सी, जहाँ रुचि होगी वहाँ ध्यान लग ही जाएगा। ऐसे पैसों में रुचि होती है तो पैसे जब गिनते हैं तो ध्यान लग ही जाता है, आपको पता है ये तो आपको क्या करना है, इन चीजों में अपना ध्यान लगाना है। पढ़ाई में, पढ़ाई को भी क्या समझना है, अपना लक्ष्य समझना है, अपने पैसे समझना है, अपने माँ बाप की सेवा समझना है। पैसा होगा आप कुछ भी कर लोगे, आपके माँ बाप को खुशी मिलेगी, इसलिए उसमें क्या करना है आपको? उस पे चिंतन करना है, उस पे आपको उसे चाहना है, जिस चीज़ को चाहते हैं उसी पे ध्यान लगता है, इसलिए आप अपनी पढ़ाई को चाहें। स्मृति पर सर्वप्रथम क्रमबद्ध अध्ययन किसके द्वारा किया गया था? स्मृति पर किसने अध्ययन किया? तो इसका राइट ऑप्शन आपका ए होगा, हैविंग हॉस। और कहीं डाउट होता है आपको तो गूगल कर लिया करो, उसके बारे में और डिटेल में थोड़ा समझ लिया करो। हैविंग हॉस, इनने स्मृति पर सर्वप्रथम अपना सिद्धांत लिखा। शिक्षार्थियों द्वारा की गई गलतियां और त्रुटियां क्या समझाती हैं शिक्षार्थियों को? शिक्षार्थियों द्वारा की गई त्रुटियां, बच्चों को कमजोर अथवा उत्कृष्ट चिन्हित करने के अच्छे अवसर हैं, शिक्षक और शिक्षार्थियों की असफलता की सूचक हैं, उनके चिंतन को, आपका क्वेश्चन इसे छिप गया, उनके चिंतन को समझने के अवसर के रूप में देखी जानी चाहिए, कठोरता से निपटाई जानी चाहिए। एक गलती करी एक चांटा मारो, ऐसा करोगे क्या? ऐसा नहीं करना, आप टीचर बन जाओ तो, है ना? इसलिए ये तो गलत है। कठोरता से कोई कार्य नहीं करना है, संयम में रहकर शांति से, धैर्य से चिंतन कर कर भी कार्य करें। क्या उनके चिंतन को समझने के अवसर के रूप में देखी जानी चाहिए? हमने आपको पढ़ाया है पहले ही, समस्याओं के, बच्चा जो गलती करता है उससे सीखता है, गलती एक सीखने का एक साधन है। सी ऑप्शन आपका राइट होगा, उनके चिंतन को समझने अवसर रूपी में देखी जानी चाहिए कि बच्चा कहाँ गलती कर रहा है, तो इसे कैसे सही की जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा कारक बच्चे की स्मृति को सुधारने में मदद नहीं करेगा? यह इस ऑप्शन में एक ऐसा ऑप्शन है जो क्या कर रहा है, हम बच्चे का, हमारे बच्चे की जो स्मृति है, जो याद करने की क्षमता है, उसको सुधार नहीं रहा, उसको बिगाड़ रहा है। उसे हमें ढूंढना है भाई। चलो आप ढूंढो, आप ढूंढा करो। आप पेपर को हमें लगाने से पहले आप क्वेश्चन लगा दिया करो, हमें बताया करो कमेंट में कि मैम हमारे 15 हमने किए तो उसमें से हमारे इतने सही हुए और जी वाले हमारे रॉन्ग हुए, तो आपको बताना भी बहुत जरूरी है। दोहराना और अभ्यास करना, क्या करना है हमको? कौन सा बच्चों की स्मृति सुधारने में मदद नहीं करेगा? ताल अथवा लय की सहायता लेना, विषय सामग्री को उचित समूह व्यवस्थित करना, अभिप्रेरित विस्मृति का सिद्धांत।
देखो आप, सबसे एक गलत चीज़ यहाँ हो गई, आप ध्यान करेंगे, विस्मृति। तो हमें अपनी क्या करना है, स्मृति को सुधारना है। और वो कह रहे हैं कि अभी प्रेरित स्मृति, मतलब आप मोटिवेट हो किसके लिए, विस्मृति के लिए। स्मृति मतलब राइट, विस्मृति का सिद्धांत है। तो ये आपका गलत है, डी ऑप्शन आपका गलत है। देखो, विषय सामग्री को उचित समूह में व्यवस्थित करना चाहिए। जो विषय सामग्री है उसे उचित समूह में व्यवस्थित करना चाहिए। किसको किस चीज की सामग्री की आवश्यकता है, तो वहां अपन मतलब बच्चों को देंगे तो क्या होगा, उससे तो बच्चे की ज्ञान बढ़ेगा, स्मृति बढ़ेगी, नॉलेज बढ़ेगी। ताल अथवा लय की सहायता लेनी चाहिए। जब कोई बच्चा पोयम या कहानी याद करता है तो उसे फिजिकली हाथ पैर कर करके कि तितली उड़ी, पेड़ पर चढ़ी, तो ऐसे कोई आप वो कर रहे हो तो क्या करोगे, ताल बैठा के बच्चे को इससे भी याद होता है। और बच्चे को क्या दोहराना और अभ्यास कराना, कभी कभी कुछ चीजों के अभ्यास भी कराना पड़ता है, दोहराना पड़ता है, तो ये भी सही है। इसलिए विस्मृति डी आपका गलत था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से समस्या समाधान को क्या बाधित नहीं करता। समस्या समाधान को कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो बाधित नहीं करता। मानसिक प्रारूपता, मोर्चाबंदी निर्धारण, अंतर्दृष्टि। निम्नलिखित में से समस्या समाधान क्या बाधित नहीं करता। जब हमारे अंदर समस्या आती है और समस्या समाधान चल रहा है, तो इनमें से कौन सा एक ऐसा ऑप्शन है जो समस्या को क्या कर रहा है, समस्या को बाधित नहीं कर रहा है। क्यों, मानसिक निरूपता, जब समस्या होगी तो मानसिक डिस्टर्ब पहले ही हो जाती है कि अभी कैसे प्रॉब्लम को सॉल्व करें। मोर्चा बंदी, चार लोग बैठकर बातें करते हैं तो समस्या समाधान बाधित ही होता है यहाँ। निर्धारण करते हैं, अंतर्दृष्टि। अंतर्दृष्टि का मतलब है राइट ऑप्शन डी। जब हमारे पास समस्या है और हम उसकी सोच रहे हैं कि समस्या सॉल्व हो जाए, हम खुद अपने अंदर से बैठ के शांत मन से अंतर्दृष्टि से उस चीज को देखेंगे तो वो सॉल्व होगी। आप सोचो कि हम मोर्चाबंदी कर ले, बहुत लोगों को बुला ले, या निर्धारण कर ले, या मानसिक प्रारूपता करें, तो इनसे क्या होगा, अंतर्दृष्टि कह दीजिए खुद की अंदर आत्मा से। डी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कल्पना के विकास के लिए, कल्पना हमारे अंदर कार्य करने की, सोचने की, समझने की क्षमता बढ़ती है, कल्पना होती है। ज्ञान इंद्रियों को प्रशिक्षण करना चाहिए, कहानी सुनाना चाहिए, बच्चे की कल्पना कैसे बढ़ेगी। रचना आत्मिक प्रवृत्ति के विकास पर ध्यान देना चाहिए। उपयुक्त सभी क्रियाएं करनी चाहिए। जब बच्चे में क्या है, कल्पना बढ़ाना नहीं, कल्पना बढ़ती है, अपनी कोई घटना सुनाओ, अपनी कोई कहानी सुनाओ, कोई आपने कभी कोई कोई कहानी सुनी हो उन्हें सुनाओ। तो क्या ज्ञान इंद्रियों को प्रशिक्षित करना चाहिए होता है इससे, कहानी सुनना से भी होती है, रचना आत्मिक प्रवृत्ति के विकास पर ध्यान देने से भी होती है। उपयुक्त सभी, इसका राइट ऑप्शन होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा मैस्लो की आवश्यकताओं के पद अनुक्रम सम्मिलित नहीं है। आपको पता है मैस्लो ने जो पिरामिड बनाया है, इस पिरामिड में उनने 5 आवश्यकता की चीजें दी हैं। सबसे पहले दिया है उनने शारीरिक, क्या दिया है, शारीरिक। पहले शारीरिक दिया है कि मुझे क्या करना है, पहले मैं समझा देती हूँ, अच्छी लिखने से अच्छा रहेगा। कि पहले क्या है, मुझे खाना खाना, मुझे शरीर की सुरक्षा हो जाए, मेरी शरीर खाना खा ले, पानी पी ले, कपड़े पहन ले, और बढ़िया शारीरिक सुविधा मिल जाए। शरीर के बाद दूसरे नंबर पे फिर याद किसकी आएगी, अब उसे सोना है। सोना है तो क्या चाहिए, सुरक्षा चाहिए, कि मुझे सुरक्षा मिल जाए, मुझे घर हो, बाउंड्री हो, जानवरों से बच सकूं, मुझे सुरक्षा चाहिए। जब उसे सुरक्षा मिल गई तो उसे लगेगा अब तो घर हो गया, खाना खा लिया, सुरक्षा की व्यवस्था हो गई, थोड़ा समाज में घूम फिर लूं, समाज में जाऊं, लोगों रिश्ते नातेदारी में जाऊं। तो वो रिश्ते नातेदारी में जाएगा तो ये सामाजिकता हो गई तीसरे नंबर पे। जब समाज में जाएगा तो उसे लगेगा अरे वो अच्छे बोला, वो अच्छे नहीं बोला, तो मान सम्मान की होगी, तो चौथी हो गई मान सम्मान की। जब उसे अब उसे खाना मिल गया, सुरक्षा मिल गई, समाज मिल गई, मान सम्मान मिल गया, तो आत्म सात्करण हो गया उसका, वो आत्मा से खुश हो गया, तो आत्मा सातीकरण ये आपका 5वीं है। हमें पूछिए इनमें से कौन सी नहीं है। मैस्लो की 5 वो है धारणा जो है उनने दी है इंसान के बारे में, कि इंसान को कौन सी चीजें
जरूरी होती हैं। एक पिरामिड बनाया है, यहाँ शरीर, फिर उन्हें शरीर के बाद सुरक्षा, सुरक्षा के बाद समाज, समाज के बाद सम्मान, सम्मान के बाद आत्मसात। अब यहाँ देखेंगे दैहिक आवश्यकता, व्यक्तिकवाद एवं सामूहिकवाद, स्नेह एवं संबंध, आत्मीय सिद्धि। तो आपका क्या है, दैहिक आवश्यकता मतलब शारीरिक आवश्यकता, ये पहले नंबर पे ही हैगी। इसके बाद क्या है, स्नेह एवं संबंध, स्नेह एवं संबंध में से जो तीसरे नंबर पे है, समाज के बाद उसे सम्मान चाहिए, स्नेह चाहिए, तो ये भी है उनकी। और जो उनकी पांचवें नंबर पे आत्मसिद्धि हो गई उन्हें। और जो व्यक्तिवाद और समूहवाद यह नहीं दिया गया है मैस्लो में। आप इन चीजों को आप पढ़ लोगे तो आपको याद हो जाएगा। वैसे हमने एक कहानी के तौर पे आपको सुना दिया, आपको ध्यान ही रहेगा कि इंसान क्या किया उसने, पहले खाना खाया, पानी पिया, फिर बढ़िया यानी कि सोया। अब सोने के लिए उसे सुरक्षा चाहिए, फिर रिश्तेदारी में गया, फिर मान सम्मान करा, और फिर सब मिल गया तो वो खुश हो गया। कार्यकारी स्मृति की व्याख्या करने के लिए बहुतत्व मॉडल किसने दिया, किसने बनाया था? मिलर ने, विलियम जेम्स ने, सैंडले ने, क्रेक एवं लोकहार्ट ने। यह बनाया आपका किसने? सैंडले ने। सैंडले ने आपका कार्यकारी स्मृति की व्याख्या करने के लिए एक बहुतत्व मॉडल बनाया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विस्मरण का प्रयोग किसने स्वयं पर किए? विस्मरण, क्या स्मृति तेज करना है या मुझे याद नहीं हो रहा, मेरी याददाश्त कमजोर हो गई, विस्मरण का प्रयोग किसने स्वयं किए? बर्दीमर ने, एबिंगहॉस ने, मैस्लो ने, हल ने। यह आपके एबिंगहॉस ने किए थे। आप इनको बार बार पढ़ेंगे तो आपको ये चीजें लर्न हो जाएंगी। मगर आपकी पेडागोजी में कुछ क्वेश्चन पेडागोजी में सरल आ जाते हैं, मगर 5-6 क्वेश्चन पेडागोजी में कठिन आते हैं आपके। निम्न में से कौन सा चिंतन की प्रक्रिया में सबसे कम महत्वपूर्ण है? हम जब चिंतन करते हैं तो कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो हमें महत्वपूर्ण नहीं है, वहां हमें लग रहा है कि चिंतन करने में इसकी कोई ज्यादा आवश्यकता नहीं है। और 3 ऑप्शन होगी अपेक्षा। आप देखोगे यहाँ स्मृति, प्रतीक एवं चिन्ह, मांसपेशियां, क्रियाएं और भाषा। जब हम चिंतन करते हैं तो हमें स्मृति की आवश्यकता तो बहुत जरूरी पड़ती है। जब हमें समझ ही नहीं होगी, हमें ज्ञान ही नहीं होगा, तो हम कैसे चिंतन की प्रक्रिया में सबसे यूज कर पाएंगे? तो ये तो है प्रतीक एवं चिन्ह। आपने देखा होगा तर्क शक्ति की बुक होती है बच्चों की, जैसे आप बच्चों की नवोदय की है, केंद्रीय बाकी सैनिक स्कूल की है, या बच्चे जो बुक वो देते हैं पेपर, बच्चे ऐसे उसका ओलंपियाड का पेपर देते हैं, तो ओलंपियाड के जो उसमें क्या होता है, प्रतीक एवं चिन्ह से ही तो बच्चा चिंतन करना सीखता है। ये चिन्ह के बाद कौन सा आएगा, ये करेगा, तो ये भी आपका हैगा, ये भी आपका हैगा। मांसपेशियों की क्रियाएं, भाषा का भी बहुत जरूरी है। मांसपेशियां क्रियाएं कम करती हैं। मांसपेशियां क्रिया अपन कुछ कार्य करते हैं, कुछ कर रहे हैं, तो उसमें मांसपेशियां कार्य करती हैं। यहाँ जो सोचने में, चिंतन करने में मांसपेशियों का कोई कार्य नहीं होता है। कम पूछा था हमसे, प्रक्रिया में सबसे कम महत्वपूर्ण, तो तीनों में सबसे कम महत्वपूर्ण हमारी मांसपेशियां यूज आ रही हैं यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक विद्यार्थी कहता है उसका दादा आया है। एक शिक्षक होने के नाते आपकी प्रतिक्रिया होनी चाहिए। उसका दादा आया है, एक शिक्षार्थी कहता है उसका दादा आया है। अब आप टीचर हो, आप क्या कहोगे? दादा आया है की जगह पर दादाजी आए हैं कहना चाहिए? आप अपनी भाषा पर ध्यान दीजिए। अच्छा, उसके दादाजी आए हैं। बच्चे, आप सही वाक्य नहीं बोल रहे हैं। देखो पेडागोजी में ऐसा होता है कि चारों ऑप्शनों में कौन सा ऑप्शन सही है। कहीं आप देख पा रहे हो आपका सी ऑप्शन नहीं होता, तो आपका ये ऑप्शन सही हो जाता। टीचर का फर्ज बनता है, टीचर कहता बेटा आप ऐसे नहीं बोलो, दादाजी आया है की जगह आप ये बोलो दादाजी आए हैं कहना चाहिए। यहाँ पूछा हमको कि शिक्षक होने के नाते आपकी प्रतिक्रिया क्या होनी चाहिए, तो आपकी प्रतिक्रिया आप ये तो नहीं कहोगे ऐसा पहले दादाजी ने आए हैं, ऐसा नहीं बोलो। आप क्या बोलोगे उनसे? तो आप कहोगे अच्छा, सी ऑप्शन राइट है, अच्छा उसके दादाजी आए हैं। तो ये आपकी प्रतिक्रिया होगी टीचर की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा दैहिक अभिप्रेरक नहीं है?
दैहिक मतलब शारीरिक, अभी प्रेरक मोटिवेट नहीं कर रहा हमको। जब हमको भूख लगती है, तो हम मोटिवेट होते हैं कि नहीं हमको खाना बनाना चाहिए, या कोई खाना बना दे माँ या हमको खाना मिल जाए, तो मोटिवेट होते हैं खाने के लिए हम। उपलब्धि, भूख, प्यास, नींद, जो शारीरिक बात हो रही है, शारीरिक बात से आप समझेंगे कि शरीर में भूख, प्यास, नींद ये शरीर से जुड़े हैं। उपलब्धि तो बाद में आती है। अभी हमने मैस्लो के 5 नियम पढ़े। पहले हमारा शारीरिक, हमें दैहिक मतलब दैहिक शब्द दे दिया। ये शब्दों का ध्यान करना, दैहिक मीन्स मतलब शारीरिक वो होता है, शारीरिक ही होता है। तो हमारे शारीरिक में क्या है कि भूख, प्यास, नींद है, यह इंसान की सबसे पहली वो है ना, वो रोटी, कपड़ा, मकान, वो फ़िल्म है आप देख रहे हो, हैं? तो क्या है आपने देखी होगी, बहुत पुरानी फ़िल्म है। तो क्या होता है कि भूख, प्यास, नींद ये शारीरिक सबसे पहली हमारी आवश्यकता है। तो मैस्लो ने इसको पहली आवश्यकता कहा है। उसके बाद फिर इंसान समाज से चाहता है, समाज के बाद सम्मान चाहता है, और सम्मान के बाद फिर वो जो उसे उपलब्धियाँ पाना होती हैं, जो कार्य करना होते हैं, फिर उसके बाद वो उपलब्धि पाता है। तो जो शारीरिक दैहिक वो है, तो आपकी भूख है, प्यास है, नींद है, उपलब्धि नहीं है। राइट ऑप्शन आपका ए होगा। अब आपको हम नेक्स्ट वीडियो में और इसी प्रकार क्वेश्चन लेकर आएँगे। आप पढ़ते रहें और अपनी तैयारी को मजबूत बनाते रहें। वर्ग 3 की जगह आप जल्दी ही देखने आपको मिलेंगी। इसलिए आप अपनी तैयारी को मजबूत बनाएँ और पढ़ते रहें। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।